हाँ जी भाई। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो, क्या हालचाल? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हो, क्या हालचाल? तो लास्ट क्लास में अपने देखो डिस्कस कर रहे थे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। इतना हमने डिस्कशन कर लिया था ये। हाँ, ये इतना हमने डिस्कशन कर लिया था इस पे, है ना, लास्ट क्लास में। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इसमें हमने पावर भी निकाल ली थी, एनर्जी भी निकाल ली थी, एनर्जी का एवरेज भी निकाल लिया था। तो ये हमारे पास में एनर्जी का एवरेज आया था, ये एनर्जी का एवरेज था। ठीक है। हाँ, और एनर्जी की ये मैक्सिमम वैल्यू थी। इसको हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी, टी इक्वल टू 1/2 बी पर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी की 1/e रह जाती है। तो इस टाइम को अपने कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। इसी टाइम को अपने कह रहे थे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम एक वो टाइम है जहाँ पे जो हमारी एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी की 1/e रह जाती है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। फिर हमने पावर कैलकुलेट की थी कि एनर्जी टाइम के साथ में कैसे डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास में पावर है E0/टाउ ई की पावर माइनस टी बाव टाउ। तो जो पावर है वो है एनर्जी ओवर रिलैक्सेशन टाइम। इसको अपने एनर्जी ओवर रिलैक्सेशन टाइम भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी हमारे पास में है पावर इनटू टाउ। ये एवरेज एनर्जी भी लिख सकते हैं, पावर इनटू टाउ। ये हमारे पास में फॉर्मूला। इतना हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें देखो अपने डिस्कस करते हैं। हाँ, ठीक है भाई। ठीक है। एवरेज पावर ही है ये, एवरेज पावर ही है, एवरेज पावर ही है। एनर्जी का एवरेज ले रहे हैं तो पावर का भी एवरेज ही है। ये यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब अपने देखो इसमें डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में जो रेट ऑफ एनर्जी लॉस है जिसको अपने पावर कह रहे हैं, तो ये एनर्जी लॉस कहाँ हो रही है, मतलब एनर्जी का कन्वर्जन एनर्जी लॉस हो रही है ना। कि अपने कह रहे हैं कि हमारे पास में जो d/dt है, रेट ऑफ एनर्जी लॉस, रेट ऑफ एनर्जी लॉस दैट इज पावर, जिसको अपने पावर कह रहे हैं, माइनस डी बाय एवरेज पावर लिख लो, एवरेज पावर, है ना, माइनस d/dt। तो ये है रेट ऑफ एनर्जी लॉस। ये हमने कैलकुलेट किया, एवरेज पावर हमारे पास में है, सॉरी एवरेज एनर्जी है E0 e⁻ तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, माइनस d/dt E0 e⁻ तो ये आ गया था माइनस E0 e⁻ इंटू -1/टाउ। तो E0 e⁻t/टाउ। तो ये आ गया था हमारे पास में एवरेज पावर, एवरेज एनर्जी बाय टाउ, एवरेज पावर। इतना हमने कर लिया था। अब इसमें देखो ये तो हमारे पास में रेट ऑफ एनर्जी लॉस, कि हमारी जो एनर्जी है वो किस रेट से लॉस हो रही है। तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी है टोटल वो कंजर्व रहती है। तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो ये एनर्जी कहाँ जा रही है, ये जो लॉस हुई एनर्जी टाइम के साथ में, जो रेट ऑफ एनर्जी लॉस है, तो ये एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो रही है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कोई बता सकता है? हमें पता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो भाई एनर्जी तो लॉस हो रही है।
हाँ हाँ, मोशन को रोकने में, है ना, मोशन को जो डैम्पिंग फोर्स है वो रुक रहा है, किस वजह से रुक रहा है, डैम्पिंग की वजह से, है ना। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जा रही है, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है वर्क डन इन डैम्पिंग फोर्स, है ना, वर्क डन बाय द डैम्पिंग फोर्स, उसमें वो कन्वर्ट हो रही है। तो अपने ये कह सकते हैं द एनर्जी लॉस इज ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट डैम्पिंग फोर्स। वर्क जो लॉस है एनर्जी में वो कहाँ जा रहा है, वर्क डन अगेंस्ट डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स के अगेंस्ट जो हमें वर्क करना पड़ रहा है उसमें एनर्जी, क्योंकि हमें ये जो एनर्जी है वो डैम्पिंग फोर्स के अगेंस्ट जो एक वर्क हो रहा है, क्योंकि एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स लग रहा है तो एक जो पेंडुलम है वो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, जो स्प्रिंग मास सिस्टम है या जो पेंडुलम है वो उसके डैम्पिंग के अगेंस्ट एक वर्क कर रहा है, जो डैम्पिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट एक वर्क कर रहा है, जो वर्क है उसमें वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो लॉस जा रही है। तो अपने तो वर्क क्या होगा हमारे पास में, वर्क होगा हमारे पास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डैम्पिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका यदि मैं टाइम डेरिवेटिव ले लूं तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी एफ डॉट वी, डैम्पिंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास में एनर्जी है वो टाइम के साथ में लॉस हो रही, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, जो एनर्जी लॉस है वो यहाँ पे एनर्जी इसके इक्वल होगी, है ना। तो ये कितना है, डैम्पिंग फोर्स कितना है, आर एम डी एक्स बाय डी टी इंटू डी एक्स बाय डी टी, ये हमारे पास में है। तो आर एम डी एक्स बाय डी टी का होल स्क्वायर, डैम्पिंग फोर्स हमने लिखा था भाई, देखो डैम्पिंग फोर्स हमने क्या लिखा था, डैम्पिंग फोर्स हमने लिखा था ये रहा, डैम्पिंग फोर्स ये रहा भाई हमारे पास में, ये रहा डैम्पिंग फोर्स आर एम इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो आर एम डी एक्स बाय डी टी, और एक्स हमारे पास में क्या है, एक्स हमारे पास में है डी एक्स बाई डी टी, क्या है डी एक्स बाई डी टी हमने निकाला हुआ ये रहा, ये रहा भाई डी एक्स बाई डी टी, ये हमारे पास में डी एक्स बाई डी टी जिसको अपने वी कह रहे हैं, इसका होल स्क्वायर कर दो, है ना, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर करो, तो होल स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर आएगा, तो ये वी स्क्वायर आएगा हमारे पास में, ये वाली जो टर्म है ना, ए नोट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू बी टी, और ये वाली टर्म आ जाएगी, इसका अपने एवरेज लेंगे, तो एवरेज ले लेंगे तो अपने पास में वही आ जाएगा सेम, ठीक है, सेम, ये दोनों फॉर्मूले सेम रिजल्ट देंगे, करके देखो इसको, पुट करो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी को तुम क्या पुट करोगे, वी डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास में ये रहा ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी, ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी, और ये जो टर्म आएगी हमारे पास में माइनस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, वी स्क्वायर करेंगे डी एक्स बाय डी टी का होल स्क्वायर, ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू बी टी, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस टू बी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ना, तो आर एम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आर एम वी स्क्वायर, तो आर एम ए नॉट स्क्वायर ए टू द पावर माइनस टू बी टी, और ये सेम टर्म आ जाएगी, एवरेज ले लेंगे इसका, क्योंकि एक्चुअल में एवरेज ले रहे हैं अपने,
रेट ऑफ एनर्जी लॉस में भी अपने एवरेज ले रहे हैं तो इसका भी एवरेज ले लो। तो एवरेज क्या आएगा इसका, इसका एवरेज लोगे तो इस पूरे का एवरेज लेना पड़ेगा, और एवरेज लोगे तो इसका ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 BT साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, और इसका एवरेज हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा RM ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 BT/2 और बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और बी ओमेगा स्क्वायर हमारे पास में ये रहा, ओमेगा स्क्वायर हमने क्या लिखा है, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बच गया हमारे पास में। इसको नोट कर लो भाई इसको। और RM को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, तो RM ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 BT/2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। RM हमारे पास में क्या, RM को ऑलरेडी हमने पुट किया हुआ है पहले से। RM क्या था भाई हमारे पास में, देख लो, RM था हमारे पास में, RM था 2 BM, 2 BM। RM को अपने 2 BM लिख सकते हैं, 2 BM। ठीक है, ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 BT ओमेगा नॉट स्क्वायर/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ए नॉट स्क्वायर और M ओमेगा नॉट स्क्वायर और B ई टू द पावर माइनस 2 BT, ये आ रहा है हमारे पास में। क्या उससे मैच कर जाएगा ये जो d/dt अपने निकाल रहे हैं, है ना। ये हमारे पास में जो रिजल्ट है, हाफ M ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 BT, इसका टाइम डेरिवेटिव लिया, d/dt किया, तो d/dt करेंगे तो ये आ रहा है E0/टाउ, ये आ गया ना। देखो इसको अपने ये लिख सकते हैं ना, देखो ई एवरेज टाउ है 1/2B, तो 2B इंटू ई एवरेज है हमारे पास में, ये रहा 1/2 M ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, 1/2 M ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस 2 BT, तो 2 से 2 कैंसिल, तो MB ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 BT। तो सेम आ गया हमारे पास में, ये देखो सेम आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। ये यहाँ से प्रूफ भी हो गया, है ना। ये प्रूफ इसी वजह से किया है हमने ताकि तुम्हें पता लग जाए भाई हो क्या रहा है, कि जो एनर्जी में जो लॉस है वो हमारे पास में कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन अगेंस्ट डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट टाइम, है ना, मोशन को रोकने में। तो दोनों में सेम आ रहा है ना एनर्जी, देखो सेम आ रहा है ना, यहाँ जो पावर आ रही है और यहाँ जो पावर आ रही है वो सेम आ रही है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है कि एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहेगी, कि मतलब जो लॉस है एनर्जी का वो किस में जा रहा है, वो एक एक्स्ट्रा जो हीट मान सकते हैं इसको, हीट में ही कन्वर्ट हो रहा है, ये हीट मान सकते हैं, इसको हीट भी मान सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अपने यहाँ पे एक और हमारे पास में
यहाँ पे फैक्टर है दैट इज क्वालिटी फैक्टर, इसको नोट डाउन करो। फिर अपने एक और फैक्टर यहाँ डिफाइन करते हैं दैट इज क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है वो, कुछ भी, है ना। इसको ऐसे मत समझना कि ये डेरिवेशन कोई काम की चीज़ थोड़ी ना है ना। जब तक डेरिवेशन नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुमसे, चाहे कितनी कोशिश कर लेना, है ना। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के या फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चन यदि बनाने हैं तो उसके सारे फंडामेंटल्स बेसिक समझने पड़ेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है ना, उसमें कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है। वो जब तक नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बेसिक क्लियर करने जरूरी है भाई, बेसिक क्लियर नहीं हुए तो कुछ कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर और क्यू वैल्यू। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, और इसको क्यू वैल्यू भी अपने कह देते हैं ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या होता है देखो क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर बताता है हमें कि कोई भी जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो कितना अच्छा, कोई भी ऑसिलेटर कितना अच्छा ऑसिलेटर है, वो क्वालिटी फैक्टर, मतलब क्या क्वालिटी है किसी भी ऑसिलेटर की, क्या क्वालिटी है, मतलब एक ऑसिलेटर एक अच्छा क्वालिटी का ऑसिलेटर होगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, मतलब किस बेसिस पे तुम बताओगे भाई ये एक अच्छा ऑसिलेटर है। बताओ भाई क्या ऐसा देखोगे तुम उसमें ऑसिलेटर में कि ये कह दोगे भाई हाँ ये एक अच्छा ऑसिलेटर है। क्या होना चाहिए एक ऑसिलेटर में कि ये एक अच्छा ऑसिलेटर है, बताओ। किस किस बेसिस पे अपने मेजर करेंगे कि ये एक अच्छा ऑसिलेटर है, फिक्स टाइम पीरियड हो, प्रैक्टिकल पर्पज से बताओ, प्रैक्टिकल पर्पज से। टाइम पीरियड तो आइडियल ऑसिलेटर में तो फिक्स होता ही है, मिनिमम एनर्जी लॉस हो, स्मॉल डैम्पिंग हो, हाँ डैम्पिंग कम हो एनर्जी लॉस कम हो, जो लेस एनर्जी लॉस और लेस डैम्पिंग हो, है ना। डैम्पिंग तो होगी ही होगी, आइडियल बिल्कुल आइडियल तो अपने बना ही नहीं सकते एक्सपेरिमेंटली, है ना। हाँ तो लेस डैम्पिंग मिनिमम एनर्जी लॉस हो, तो मिनिमम एनर्जी लॉस और लेस डैम्पिंग, तो अब वो तो ऑसिलेटर डिपेंडेंट चीज़ें है ना ये तो, कि भाई कोई ऑसिलेटर है जिसके पास में एनर्जी बहुत ज़्यादा लार्ज है और कोई ऑसिलेटर है जिसके पास में एनर्जी बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब भाई डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये अच्छे ऑसिलेटर है या नहीं है, मतलब जिस ऑसिलेटर के पास में एनर्जी बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डिके होने में, और जिस ऑसिलेटर के पास में बेचारे के पास में एनर्जी बहुत ज़्यादा स्मॉल है उसको वो तुरंत डिके हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है डिके होने में वो अच्छा ऑसिलेटर है, ये नहीं है। वो एक अपने एक फैक्टर डिफाइन करेंगे जिसको अपने कहेंगे क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर है 2 पाई इंटू एनर्जी, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, इसकी डेफिनेशन लिखो 2 पाई इंटू, देखो ये समझाता हूं मैं तुम्हें क्या है एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, कि एवरेज एनर्जी किसी भी ऑसिलेटर में कितनी स्टोर्ड है इन ऑसिलेटर, अपॉन एक साइकिल में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, एवरेज एनर्जी लॉस पर साइकिल। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा क्वालिटी फैक्टर। अब सिर्फ एनर्जी स्टोर से नहीं बता सकते कि अच्छी क्वालिटी का ऑसिलेटर है। मान लो किसी ऑसिलेटर के पास में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत जल्दी बहुत लंबे समय तक वो चलेगा, है ना। इसका ये कभी मतलब नहीं। और कोई एक ऐसा ऑसिलेटर जिसके पास में बिल्कुल ही कम एनर्जी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत जल्दी डिके हो जाएगा। तो इस वजह से अपने एक अलग से फैक्टर एक डिफाइन करते हैं किसी भी ऑसिलेटर को बताने के लिए उसकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी और पर साइकिल वो कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्वालिटी फैक्टर बताएगा कि एक साइकिल में कितनी एनर्जी। तो नंबर ऑफ साइकिल कौन ज्यादा ऑसिलेटर लेगा वो एक अच्छा ऑसिलेटर होगा। ये एक नंबर ऑफ साइकिल ही तो हो गया, एवरेज एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी और एवरेज एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल,
तो ये नंबर ऑफ साइकिल ही तो बता रहा है एक टाइप से। ऑसिलेटर जो क्वालिटी फैक्टर ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ साइकिल, कि कितने साइकिल वो पूरे करेगा, है ना। तो ये नंबर ऑफ साइकिल ही तो है। तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर हाई होगा, वो उतना ही अच्छा ऑसिलेटर होगा। तो कोई किसी अच्छे ऑसिलेटर के लिए क्वालिटी फैक्टर शुड बी हाई, है ना। अब भाई एवरेज एनर्जी हमने निकाली है, एवरेज एनर्जी हमने निकाली है 2 पाई इंटू एवरेज एनर्जी तो हमने निकाली है ई एवरेज, और जो एवरेज लॉस पर साइकिल है वो है पावर। ये रहा, पावर को अपने क्या लिख सकते हैं, ई एवरेज इंटू टी। ये है हमारे पास में पर यूनिट टाइम, टोटल पावर कितनी लॉस है पर यूनिट टाइम में, है ना। ये जो पी एवरेज है हमारे पास में, देखो ये जो यहाँ लिख देता हूँ, ये जो पी एवरेज है ये एवरेज एनर्जी पर टाउ, टाउ है 1/2b, तो इसको अपने 2b एवरेज एनर्जी, ये हमारे पास में एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ये तो है एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम। तो एक साइकिल में एनर्जी लॉस कितनी होगी, मान लो टी है टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल, तो एनर्जी लॉस इन 1 साइकिल, तो पावर को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2b एवरेज एनर्जी इंटू टी। ये तो है पर यूनिट टाइम में एनर्जी लॉस, एक सेकंड में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, तो एक साइकिल में, तो उसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2b एवरेज एनर्जी इंटू टी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई/2b, टी है टाइम पीरियड, और 2 पाई/टी है ओमेगा, ओमेगा/2b, ये क्वालिटी फैक्टर है। या इसको ओमेगा इंटू टाउ भी लिख सकते हो, रिलैक्सेशन टाइम। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी भी कह देंगे, और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो इन दोनों पे ये क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करेगा। हाँ, तो रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा हाई होगा उतना क्वालिटी फैक्टर हाई होगा। रिलैक्सेशन टाइम हाई होने का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम हाई होने का मतलब एनर्जी को ज़्यादा समय लगेगा डिक्रीज होने में, है ना, एनर्जी को उतना ही ज़्यादा समय। आइडियल ऑसिलेटर के लिए रिलैक्सेशन टाइम एनर्जी डिक्रीज होती नहीं, तो उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम इन्फिनिटिव होता है। फॉर आइडियल ऑसिलेटर की बात करें, फॉर आइडियल ऑसिलेटर, आइडियल ऑसिलेटर, इसके लिए एवरेज एनर्जी जो है 2 बीट, ये कॉन्सेंट होती है ना। या इसको अपने लिखें E0 e⁻ तो टाउ की जो वैल्यू है इट शुड बी इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव होती है, तो एवरेज एनर्जी E0 के इक्वल होती है ना। ये e⁻0 बन जाएगा, e⁻0 1, तो टाउ की वैल्यू इन्फिनिटी, तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू इन्फिनिटिव होगी आइडियल ऑसिलेटर के लिए, जो जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं है। हाँ, ओमेगा है ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा जो अपने ये वाली फ्रीक्वेंसी, ओमेगा0² - b², ये वाली फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिटिव होगा आइडियल ऑसिलेटर के लिए, तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा लार्ज होगा उतना ही ऑसिलेटर हमारा अच्छा ऑसिलेटर होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। तो डैम्पिंग जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी उतना ही हाई क्वालिटी फैक्टर होगा, उतना ही रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
डैम्पिंग कोफिशिएंट के, है ना, 1/2 b के। तो डैम्पिंग जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी, बी की वैल्यू उतनी स्मॉल होगी, रिलैक्सेशन टाइम उतना ही ज़्यादा लार्ज होगा। रिलैक्सेशन टाइम जितना लार्ज होगा, क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज़्यादा लार्ज होगा, और वो ऑसिलेटर उतना ही अच्छा ऑसिलेटर होगा। तो इसको नोट कर लो भाई। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है, ये हो गया तुम्हारा डैम्प्ड ऑसिलेटर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ये अपने बात करते हैं भाई, है ना। ये लास्ट तुम्हारा इस ऑसिलेशन का टॉपिक है। हाँ, इसके जो क्वेश्चन है असाइनमेंट वो अपने कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑसिलेशन का। ये फोर्स्ड ऑसिलेशन अपने कंप्लीट कर लेते हैं आज। फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है, ये भी मैथमेटिकल है पूरा, ये भी मतलब डिटेल में हमें करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशन। समझ में आ रही बात? चलो लिखो भाई, फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन, देखो इसमें क्या करेंगे, बाहर से एक फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि यदि अपने डैम्पिंग की बात करें, किसी डैम्प्ड ऑसिलेटर की बात करें, तो उसमें एम्पलीट्यूड है वो लगातार डिक्रीज करता रहता है ना, और फ्रिक्वेंसी लगातार, टाइम पीरियड है वो लगातार हमारे पास में, जो फ्रिक्वेंसी है उसकी लगातार कम होती जाएगी, एम्पलीट्यूड एनर्जी है वो लगातार डिक्रीज होती रहेगी, और एक टाइम के बाद में जाके ऑसिलेटर है वो स्टॉप हो जाएगा। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में अपने क्या करते हैं, बाहर से एक पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक पीरियोडिक फोर्स, साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी जैसा कोई एक बाहर से एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसका नेचर भी पीरियोडिक है, ताकि वो जो ऑसिलेशन है वो सस्टेन रहे, वो बना रहे। हाँ, करवा देंगे भाई, सोल्व करवा देंगे, ताकि जो ऑसिलेशन है वो हमारे पास में बना रहे, उसे अपने कहेंगे पोस्ट ऑसिलेशन, है ना। जब ये फोर्स लगाया जाता है स्टार्टिंग में, तो जब मान लो हमारे पास में ये कोई, जैसे ये हमारे पास में ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसमें मास का ये पार्टिकल है, ये डैम्प्ड ऑसिलेटर है ना, यहाँ पे एक डैम्पिंग है, एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए हमने इक्वेशन लिखी थी, इसमें जो फोर्स लिखा था हमारे पास में, एक तो माइनस के एक्स फोर्स था, और एक माइनस आर एम डी एक्स बाय डी टी फोर्स था, है ना, ये इक्वेशन हमने लिखी थी। तो जो नेट फोर्स आया था हमारे पास में, एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस आर एम डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास में डैम्पिंग के लिए, हाँ, ये हमने सॉल्व किया था। पोस्ट ऑसिलेशन में क्या होगा, अपने बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। अब बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो है हमारे पास में, लेट्स से एफ नोट साइन पी टी, एफ नोट साइन पी टी, पी है इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है पी। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और एक्सटर्नल फोर्स ऑसिलेटरी है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास में एक ऑसिलेटरी नेचर की है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना अपने, ये एक्सटर्नल फोर्स इस टाइप का है, टी के साथ में इस टाइप का, कि इसकी वैल्यू टी इक्वल टू 0 पर 0 है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम है, फिर एक टाइम पर, है ना, ओमेगा टी की वैल्यू, पी टी की जो वैल्यू है 0, π/4, 2 π/2, 3 π/2, अलग अलग वैल्यू हो सकती है अलग अलग टाइम पर। तो ये हमारे पास में जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो ऑसिलेटर है जो पहले डैम्पिंग कर रहा था, हाँ, कंप्लीट ऑसिलेशन, जो ये डैम्पिंग हो रही थी, है ना, ये जो डैम्पिंग हो रही थी पहले एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हो रही थी हमारे पास में, ओमेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा 2 पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
इस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेटर है वो ऑसिलेट कर रहा था, डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो जब हमने फोर्स लगा दिया तो अब इसके पास में दो फ्रीक्वेंसी है, एक तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एक पी फ्रीक्वेंसी। तो जब जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो फोर्स, जब हमने स्टार्टिंग जो पॉइंट, जो स्टार्टिंग टाइम था t इक्वल टू 0 टाइम, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, तो अब ऐसे नहीं कि तुरंत उसका इफेक्ट आ जाएगा, तुरंत इसका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम में तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करता रहेगा, पर जब उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने लगेगा कुछ टाइम के बाद में, जब उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाएगा, है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वो पूरा का पूरा डैम्प्ड हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो लार्ज टाइम होगा, जो हमारा ऑसिलेटर है वो इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लग जाएगा। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कंप्लीटली उसको ओवरकम कर लेगा इंटरनल फ्रीक्वेंसी को, है ना। किसी मीन टाइम में, बीच वाले टाइम में, दोनों फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर सकता है ना। दोनों का एक कंबाइंड मिक्सचर होगा फ्रीक्वेंसी का, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। यदि लार्ज टाइम की बात करें तो लार्ज टाइम पे सिर्फ यही एक फ्रीक्वेंसी रह जाएगी जिससे वो ऑसिलेट करेगा। तो इसको अपने मैथमेटिकली करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, है ना। इसको एक बार लिखो तुम, पोस्ट ऑसिलेशन, इसको अपने पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। ये तो हमारी डैम्प्ड ऑसिलेटर की इक्वेशन थी। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में लिखो भाई, हमारे पास में सबसे पहले लिखो इसमें कौन कौन से हमारे पास में फोर्स लग रहे हैं। एक तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना। इसमें देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स, तो फर्स्ट फोर्स तो लग रहा है हमारे पास में रिस्टोरिंग फोर्स, जो तो ऑसिलेटर में होगा ही होगा, है ना, उसके बिना तो ऑसिलेटर है ही नहीं, माइनस के एक्स। एक हमारे पास में है दूसरा फोर्स है डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स है माइनस आर एम, आर एम लिख लो, या बी लिख देते हैं कई बार, डी एक्स बाय डी टी, या कई बार बी भी लिख देते हैं, वैसे चलो आर एम लिख लो, इसको इन जनरल कई बार बी भी लिख देते हैं, बी डी एक्स बाई डी टी। और जो थर्ड हमारे पास में जो फोर्स है वो हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास में है एफ नॉट साइन पी टी। पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इतना नोट करो भाई। नेट फोर्स को ऐड कर दो, चलो देखो भाई, जो नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा माइनस के एक्स माइनस आर एम डी एक्स बाई डी टी डैम्पिंग फोर्स, और प्लस एफ नोट साइन पी टी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसको लिख देंगे एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस आर एम डी एक्स। ये भाई लेंथी है मैथमेटिकल, है ना। इसका जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी लेंथी है, तो ध्यान से इसको नोट कर लेना, एक एक पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से, एक एक पॉइंट अपने क्लियर करते रहेंगे इसका साथ साथ में, है ना। तो थोड़ा सा लेंथी है भाई ये। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स प्लस आर एम बाय एम डी एक्स बाय डी टी, और इक्वल टू एफ एफ नॉट बाय एम साइन पी टी। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस आर एम बाय एम डी एक्स बाय डी टी प्लस के बाय एम एक्स। एफ नॉट बाय एम को मैंने लिख दिया स्मॉल एफ नॉट साइन पी टी।
और आर एम बाय एम को मैं लिख दूंगा 2b लिख लो या 2r लिख लो या 2b लिख लो, एक ही बात है, 2r लिख लो या 2b भी, कई बुक्स में 2b भी लिख दिया जाता है इसको, या 2r भी लिख सकते हैं अपने, 2r लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, या 2b भी लिख सकते हो। पिछले में हमने शायद b लिखा था ना, 2b लिखा था। चलो मैंने ये डेरिवेशन 2r से किया हुआ तो 2r ही लिख लो, कोई गलती नहीं होगी। बाकी r की जगह b भी लिख सकते हो, r इक्वल टू लास्ट में b कर देना तो वो b में आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस और k बाय एम को ओमेगा नॉट स्क्वायर भी अपने पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स बाय डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ नॉट साइन पी टी। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सटर्नल फोर्स के आगे नेगेटिव, ये तो भाई ऑसिलेटरी है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव का तो इसमें रोल ही नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों होंगे। ये कभी तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगा, कभी ये रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। ये तो ऑसिलेटरी है ना, इसकी डायरेक्शन तो दोनों चेंज हो सकती है, कभी पॉजिटिव हो जाएगी कभी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। वो तो साइन की जो वैल्यू है कभी पॉजिटिव हो सकती है कभी नेगेटिव हो सकती है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है ना इसकी। तो वो तो ये हमने एक डायरेक्शन ले ली, पर एक्चुअल में तो ऑसिलेटरी है, कभी तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा कभी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, इसकी तो डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। हाँ, ये है हमारे पास में सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस, तो इसके जो सॉल्यूशन होगा वो होगा सी एफ प्लस पी आई। और सी एफ तो भाई वही होगा जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ना। सी एफ तो भाई वही होगा ना। सी एफ निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसको होमोजीनियस बना दो, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स बाय डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और उसमें जो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन एक्स आएगा हमारे पास में, क्या आया था हमारे पास में, देखो ए ई टू द पावर ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए ई टू द पावर माइनस बी टी की जगह आर टी लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा है यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख सकते हो, या बी भी लिख सकते हो, आर को बी लिख लो। अब वो डेरिवेशन बी में है आगे वाला, तो वो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो इस वजह से मैं आर को बी को आर लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी तुम बी भी लिख सकते हो, बी में कंटिन्यू कर सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर लिख लो बी लिख लो, एक ही बात। ये तो है भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये तो डैम्ड आर्म जो ऑसिलेटर है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये तो सी एफ है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका पी आई। पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आई निकालने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये होगा हमारे पास में एफ नॉट साइन पी टी ओवर, तो ये जो है डी स्क्वायर प्लस 2r डी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 2r डी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे देखो
साइन, ये हमने किया है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। डी स्क्वायर की जगह अपने पुट कर देंगे, ये होता है ना हमारे पास में कोस ए एक्स, ये होता है एफ डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, है ना, या साइन होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल में, यही तो होता है, अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन किया है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ए की जगह है पी, तो एफ नॉट साइन पी टी, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 R D प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, पी स्क्वायर। हाँ अब देखो इसको थोड़ा अपने चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे इसको अपने, हाँ देखो इसको अपने लिख सकते हैं एफ नॉट साइन पी टी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना, प्लस 2 R D, ये हमारे पास में टर्म। इसको यदि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 R D से, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 R D से, यदि मैं ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रह जाएगा एफ नॉट साइन पी टी, क्यों कर रहे हैं वो तो मैं समझ में आ जाएगा अभी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 R D ओवर, ये टर्म है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर D स्क्वायर, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको अपने दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, नोट करो भाई इतना। ठीक है, अलग अलग कर दो दोनों को, तो हमारे पास में एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4R स्क्वायर D स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस, ये एफ नॉट साइन पी टी को तुम यहां लिखो, साइन पी टी को, साइन पी टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 R D साइन पी टी, ये हमारे पास में टर्म है, ठीक है।
क्या पी स्टार क्या बता रहे हो? हाँ, पी स्टार क्या बता रहे हो? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा इसको समझोगे तब समझ में आएगा। ये एफ नोट साइन पी टी था, तो ये हमने, अब यहाँ पे ओनली डी स्क्वायर टर्म तो है नहीं, देखो यहाँ पे डी स्क्वायर भी है और डी टर्म भी है, थोड़ा समझना है ना, दोनों टर्म है, डी स्क्वायर भी है डी भी है। तो एक बार एफ नोट साइन पी टी लगाया हमने, तो डी स्क्वायर की जगह तो माइनस पी स्क्वायर हो गया प्लस 2 RD प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब डी एक और बचा है ना, अब सिंपल, सिंपल डी में तो नहीं रखना ना, सिंपल डी में नहीं रखना, तो ये दोबारा लगाना है हमें साइन पीटी। तो हमने ऊपर नीचे, इस साइन पीटी को थोड़ा यहाँ लिख लो ना, ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। साइन पीटी, यहाँ साइन पीटी, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे ओनली डी स्क्वायर वाली टर्म ही रहे, नीचे ओनली डी वाली टर्म रहेगी तो सॉल्व होगा नहीं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, देखो साइन पी टी, यहाँ पे तो ठीक है, डी स्क्वायर की जगह हमने माइनस पी स्क्वायर लिख दिया, वो तो ठीक है। अब एक डी बचा, तो नीचे हमने पूरा डी स्क्वायर बनाया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे वाले टर्म को डी स्क्वायर बनाया। अब साइन पी टी है ना, अब हमारे पास में यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, इसको तुम एक बार इस टर्म को थोड़ा सा अरेंज इस टाइप से करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये देखो, ये हमारे पास में टर्म, और इसमें लिख दो तुम, इसको वहां लिखें, आगे लिखें या पीछे लिखें, क्योंकि इस डी स्क्वायर को भी हमें अब माइनस पी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको तुम ये लिख लो, देखो एफ नॉट, एक सेकेंड रुको, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, अभी एक सेकेंड रुको भी। इसको मैं थोड़ा अरेंज फॉर्म में करता हूँ, है थोड़ा लेंथी सा ये। एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये पूरा नीचे टर्म जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस एफ नॉट 2 RD साइन पी टी, और ये आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर डी स्क्वायर। ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, डी की जगह अपने, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में। अब साइन पी टी अप्लाई कर दो, ठीक है, एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, साइन पी टी को यहाँ पे नीचे फिर अप्लाई करेंगे,
तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी स्क्वायर की जगह 4r² पी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा माइनस एफ नॉट 2r, और डी है डेरिवेटिव, साइन पी टी का डेरिवेटिव होगा पी कोस पी टी, है ना, ओवर, अब कोस पी टी को इस पे अप्लाई करेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा 4r² पी स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई हमारे पास में। ठीक है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें चल रही, क्योंकि डी बचा हुआ था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे डी स्क्वायर टर्म रखी हमने, और तो ऊपर वाली टर्म में ये दो टर्म बन गई थी, तो पहले साइन पीटी को दोनों में मैंने अंदर ले गया, है ना। अब इसमें ओनली डी स्क्वायर है, इसमें ऊपर डी है और नीचे डी स्क्वायर है, तो पहले डी के साथ हमें इसको ऑपरेट करवाया तो कोस बन गया, तो फिर इसमें कोस वाली टर्म से हमने इसको डी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर पुट कर दिया, तो एफ नॉट, और देखो इसमें ये टर्म ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर, इसकी पावर यदि हाफ में बाहर ले लूँ तो ये बन जाएगा साइन पी टी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर की पावर हाफ प्लस माइनस 2r पी कोस पी टी, और ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर की पावर हाफ। इसको नोट करो भाई। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारे पास में। तो ये जो टर्म है हमारे पास में, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को मैं पुट कर दूंगा, देखो एफ नॉट, इसको रूट में लिख सकते हो तुम, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर। ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं कोस थीटा प्लस और माइनस लिख लो, माइनस कोस पी टी, और ये जो बाकी टर्म है ये वाली, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। एक को मैंने लिख दिया कोस थीटा और एक को मैंने लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होगा हमारे पास में, साइन थीटा बाय कोस थीटा दैट इज टेन थीटा। तो टेन थीटा होगा हमारे पास में इस दोनों का रेशियो, तो 2rp बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये टेन थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो आ जाएगा एफ नॉट ओवर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर, और साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये हमारे पास में फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो भाई। ये सॉल्यूशन तुम्हें याद भी रखना पड़ेगा भाई, ये वाला, है ना, ये एग्ज़ाम के लिए तुम्हें याद भी रखना है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना पड़ेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल एफ नॉट ओवर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर, मतलब ये हमने साइन थीटा और कोस थीटा क्यों पुट किया,
इसको ऑसिलेटरी बनाने के लिए, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन विल बी ऑसिलेटरी, है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो सॉल्यूशन होगा वो एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा। उसको ऑसिलेटरी बनाने के लिए ये जो टर्म थी, इस टर्म को हमने पुट कर दिया कोस थीटा और एक टर्म को पुट कर दिया साइन थीटा, तो टेन थीटा आ गया 2 RP ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो थीटा है हमारे पास में टेन इनवर्स 2 RP ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओमेगा नॉट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, ओमेगा नॉट है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये कोई डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है। और ओमेगा जो होता है वो होता है हमारे पास में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तीन फ्रीक्वेंसी है यहाँ, एक तो ओमेगा नॉट जब कोई डैम्पिंग नहीं है, एक है ओमेगा जब डैम्पिंग है, और एक है पी जब हमने बाहर से एक फोर्स लगाया है तब फ्रीक्वेंसी। इसको नोट करो भाई। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास में वो इन दोनों का सम आ जाएगा भाई। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन जो हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन x इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस 2 ए नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या माइनस फाई था या प्लस फाई लिखा था हमने, माइनस फाई था मेरे हिसाब से ना, प्लस फाई, ठीक है, प्लस फाई प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4 R स्क्वायर पी स्क्वायर ना, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नॉट आर स्क्वायर, पी स्क्वायर 4 R स्क्वायर पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा। ये फाइनल सॉल्यूशन है। टेन थीटा, टेन थीटा देखो, ये जो दो टर्म है ना, ये जो दो टर्म, इसको मैंने कोस थीटा लिख लिया। इसको क्यों लिखा कोस थीटा साइन थीटा, ताकि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकूं सॉल्यूशन को, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन शुड बी ऑसिलेटरी, और ऑसिलेटरी बनाने के लिए हमारे पास में यही एक तरीका है कि साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो अपने को इस टर्म में साइन थीटा कोस थीटा लेने पड़ेंगे। तो इस टर्म को मैंने साइन थीटा ले लिया, इसको कोस थीटा ले लिया, और साइन थीटा बाय कोस थीटा, इन दोनों का रेशियो ले लिया, इन दोनों का। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा हो गया 2 RP बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ से अपने थीटा निकाल सकते हैं, और थीटा रिप्रेजेंट करता है फेस को, फेस डिफरेंस को, थीटा फेस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल फेज को, नॉट फेस डिफरेंस, इनिशियल फेस, इनिशियल फेज कह सकते हैं, फेस डिफरेंस भी कह सकते हैं, बाकी इनिशियल फेज भी कह सकते हैं। इनिशियल फेज t इक्वल टू 0 पर क्या फेस है, ठीक है। हाँ, CF में डैम्पिंग वाली ओमेगा आएगी, ठीक है। जो CF है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, उसमें डैम्पिंग वाली ओमेगा है, ओमेगा नॉट नहीं है, डैम्पिंग वाली ओमेगा है। ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और जो PI है उसमें ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 R स्क्वायर पी स्क्वायर साइन PT माइनस थीटा, ये नेट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये तो हो गया हमारे पास में किसी फाइनाइट टाइम पे, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसको अपने कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, नॉट ट्रांजिशन, ट्रांजिएंट, ट्रांजिशन नहीं, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब होता है जो अब चल रही, जिसमें दोनों मिक्सचर है, दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट, जिसमें दोनों मिक्सचर है, कि ये फ्रीक्वेंसी से भी ऑसिलेट कर रहा है, इसके ऊपर ये भी इम्पोज हो रही है,
है ना, दोनों फ्रीक्वेंसी मिक्सअप हो रही है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, जो स्टेट हो जाएगी उसको कहेंगे स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मतलब टी लार्ज। जब टी लार्ज हो जाएगा ये सॉल्यूशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म रिमूव हो जाएगी। तो स्टडी स्टेट में एक्स बचेगा ओनली एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 4r² पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा। ये हमारा सॉल्यूशन होगा स्टडी स्टेट में। तो स्टडी स्टेट में जो ऑसिलेटर है वो इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, इसको नोट करो भाई। ए को, ए इज दी, इसको अपने ए लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा। ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर इन स्टडी स्टेट, और P है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इसको ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, जो बाहर से ड्राइव कर रहे हैं ऑसिलेटर को। ऑसिलेटर खुद से ड्राइव नहीं हो रहा, अब ऑसिलेटर को बाहर से डिराइव किया जा रहा है। हाँ, फॉर लार्ज टाइम डैम्पिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लार्ज टाइम एनर्जी उसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी लार्ज टाइम के लिए, ये टर्म बिल्कुल जीरो हो जाएगी, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा उसका जो नेचुरल एम्पलीट्यूड है, और थीटा इसका फेज है। ठीक है, P है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। यदि इसमें देखो दो अलग अलग केस है हमारे पास में। यदि P की वैल्यू उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यदि फर्स्ट इसमें एम्पलीट्यूड A है, ये एम्पलीट्यूड है एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, यदि मैं कहूँ कि इसमें यदि हमारे पास में जो P फ्रीक्वेंसी है ना, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा नॉट से बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेट्स से कंसीडर, यदि ये कहूँ मैं कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा यदि अपने स्मॉल लें, ठीक है, तो इस टर्म को P को इग्नोर कर सकते हैं अपने। तो A आ जाएगा हमारे पास में एफ नॉट, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये ओमेगा नॉट की पावर 4, पी स्क्वायर को मैंने इग्नोर कर दिया, तो ओमेगा नॉट की पावर 4 प्लस 4r² पी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ओमेगा नॉट की वैल्यू P से बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो इसको अपने ने इग्नोर कर दिया। तो ये एफ नॉट बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास में इसका एम्पलीट्यूड होगा, एफ नॉट बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट है हमारे पास में √k/m, और एफ नॉट है हमारे पास में f0/m। तो ओमेगा नॉट है k/m, k/m से k/m, m से m कैंसिल, तो f0/k, दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास में जो x आ जाएगा वो आ जाएगा f0/k साइन पी टी माइनस थीटा फॉर स्मॉल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। यदि डिराइविंग फ्रीक्वेंसी, हाँ स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर आएगा भाई, स्क्वायर। यदि जो डिराइविंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास में बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो f0/k हो जाएगा। एम्पलीट्यूड f0/k का मतलब क्या है कि जो फोर्स का एम्पलीट्यूड है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा फोर्स का एम्पलीट्यूड f0, है ना। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो f0/k हो जाएगा।
ठीक है, हाँ वो भी निकालेंगे भी, मैक्सिमम कब होगा एम्पलीट्यूड। ये तो हो गया लो फ्रिक्वेंसी पे। हाई फ्रिक्वेंसी पे यदि अपने बात करें, यदि ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा लार्ज हो एज कंपेयर टू ओमेगा नॉट, तो फिर अपने ए आ जाएगा हमारे पास में एफ नॉट, ओमेगा नॉट को अपने नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो पी की पावर 4 प्लस 4r² पी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो लार्ज पी है तो अपने, तो ये जो ऑलमोस्ट आ जाए, क्योंकि ये जो टर्म है इससे भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगी, है ना, तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये डोमिनेटिंग टर्म होगी, तो इसको ऑलमोस्ट अपने ये भी लिख सकते हैं एफ नॉट बाय पी स्क्वायर, है ना। और जो हमारे पास में पी है फ्रीक्वेंसी, तो जो एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा एफ नॉट बाय पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा, या कंप्लीट ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इन जनरल ये भी लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल लिखा है मैंने, क्योंकि जो p की पावर 4 टर्म है वो 4r² पी स्क्वायर से काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगी। ठीक है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं अपने। ठीक है, ये हमारे पास में केस है। और अपने बात करें कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा जहाँ पे ये नीचे वाली जो टर्म है जहाँ मिनिमम होगी वहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। जो डिनोमिनेटर टर्म है जहाँ मिनिमम होगी वहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है हमारे पास में एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर। ये मैक्सिमम कब होगा, जहाँ नीचे वाली टर्म मिनिमम होगी। ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर विल बी मिनिमम। मिनिमम का मतलब इसका डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में 0 के इक्वल ले लो, का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस 2p प्लस 8r² p इक्वल टू 0। यहाँ से p कैलकुलेट कर लो भाई, कितना आएगा p हमारे पास में, तो -4 p ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 8r² p इक्वल टू 0। p कॉमन ले लिया तो 8r² माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर p इक्वल टू 0। एक तो आ रहा है p इक्वल टू 0 पर, p इक्वल टू 0 पर तो भाई इन्फिनिटिव जा रहा, वो तो वैलिड ही नहीं है। p इक्वल टू 0 ले लिया तो फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी। तो 8r² इक्वल टू 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 4 से ये कैंसिल, तो 2r² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r², तो p आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r²। तो यदि p की वैल्यू ये है तो हमारे पास में बाकी डबल डेरिवेटिव लेके तुम p की वैल्यू ये पुट करके वो ग्रेटर देन 0 आएगा, वो तुम कर सकते हो। तो ये यदि p की वैल्यू हमारे पास में, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कितनी होगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है भाई, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r², है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी कम है ये फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं लेनी हमें फ्रीक्वेंसी,
ना। यदि एम्पलीट्यूड हमें फोर्स्ड ऑसिलेशन का मैक्सिमम चाहिए तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ड्राइविंग जो फ्रीक्वेंसी है, इट शुड बी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r² का रूट। हाँ, यदि डैम्पिंग फोर्स, मान लो डैम्पिंग पहले से ही अवेलेबल ना हो इनिशियली, यदि डैम्पिंग पहले से ही अवेलेबल ना हो तो भाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी पी के इक्वल होगी, है ना। फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन की फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो फोर्स्ड ऑसिलेशन की जरूरत ही नहीं है। मान लो जो है हमारा पेंडुलम है, जो ऑसिलेटर है, वो बिना डैम्पिंग के ही ऑसिलेट कर रहा है, फिर तो फोर्स्ड ऑसिलेशन की जरूरत ही नहीं है। यदि फोर्स्ड ऑसिलेशन लगा भी रहे हैं अपने, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा भी रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी, तभी वो सस्टेन रह पाएगा, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं रह पाएगा, है ना। रेजोनेंस, उसमें जो रेजोनेंस होगा वो पी इक्वल टू ओमेगा नॉट पर होगा। यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है वो पी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r², क्योंकि ये डैम्पिंग कोफिशिएंट की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो यहाँ पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तुम्हारे पास में एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2r², ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r²। एफ नॉट ओमेगा नॉट 4r², 4r की पावर 4 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर 4r² माइनस 8r की पावर 4। तो एफ नॉट 4r² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4r की पावर 4। एफ नॉट 4r² कॉमन ले लिया, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r²। ठीक है, तो ए मैक्सिमम आ गया, एफ नॉट 2r बाहर ले लिया, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r²। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई, चेक कर लो। 4r² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4r², ठीक है, 4r² कॉमन ले लिया तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r², ठीक है। और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r² हमारे पास में डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा, है ना। तो इसको एफ नॉट बाय 2r ओमेगा भी अपने लिख सकते हैं। पी इक्वल टू ओमेगा नॉट कहाँ है? समझ में आ रही बात? तो ये हमारे पास में केस है। ओमेगा है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी,
चलो एफ नॉट है एफ बाय एम, एफ नॉट बाय एम, कैपिटल एफ नॉट बाय एम, वो ड्राइविंग जो फ्रीक्वेंसी है उसका एम्पलीट्यूड, ड्राइविंग फोर्स का एम्पलीट्यूड अपॉन मास। ये तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना भाई एफ नॉट, तो ये रहा एफ नॉट है एफ नॉट बाय एम, मतलब ड्राइविंग फोर्स का एम्पलीट्यूड। तो इसको अपने ए मैक्सिमम को ये भी लिख सकते हैं एफ नॉट बाय 2r ओमेगा m। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, अब अपने इसका यदि ग्राफ प्लॉट करें एम्पलीट्यूड का, इस एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी के साथ में, पी के साथ में यदि ग्राफ प्लॉट करें ना, अपने नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये जो कंडीशन है ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसको अपने रेजोनेंस ही कहेंगे, ये रेजोनेंस कंडीशन ही है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंडीशन। इसकी शार्पनेस देखो कब ज्यादा होगी, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस रिप्रेजेंट करता है ग्राफ ए का पी के साथ में ग्राफ। देखो जो ए है हमारे पास में वो है एफ नॉट, और ये हमारे पास में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर। और हमें पता है ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारे पास में ओमेगा पी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r²। इस p की वैल्यू पर a की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। और a की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास में, वो होगी हमारे पास में ये रही, ये वाली, ठीक है, एफ नॉट बाय 2r ओमेगा। समझ में आ रही? तो r की वैल्यू जितनी ज्यादा स्मॉल होगी a की वैल्यू उतनी ज्यादा मैक्सिमम होगी। r की वैल्यू यदि स्मॉल है, r की वैल्यू जितनी ज्यादा स्मॉल होगी, हाँ, r की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी a की वैल्यू उतनी ही ज्यादा लार्ज, जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी लार्ज होगी। मतलब a की मैक्सिमम वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है फॉर डिफरेंट r, ना। मान लो ये a की एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें, फिर a की ये एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो a की अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू है डिफरेंट r के लिए। इसके लिए अब ये जो ग्राफ बनेगा, ये मैं एक ग्राफ बनाता हूँ तुम्हारे लिए एक बार। ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, देखो एक बार ग्राफ बनाता हूं तुम्हें। ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास में, ये रफ ग्राफ बनाना है तुम्हें। यहाँ थोड़ी सी पीक है वो पीछे की तरफ चली जाएगी, इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ये है हमारे पास में लगभग ओमेगा नोट पर, पी इक्वल टू ऑलमोस्ट ओमेगा नोट। जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, आर वेरी स्मॉल, मतलब डैम्पिंग बहुत ज्यादा स्मॉल है,
यदि डैम्पिंग की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना, तो P लगभग ओमेगा नॉट के इक्वल होगा। यहां लिख लो R यदि वेरी स्मॉल है तो P जो है वो लगभग ओमेगा नॉट के इक्वल होगा, और A मैक्सिमम की शार्प वैल्यू होगी। शार्प का मतलब है कि थोड़ा सा भी तुम इधर उधर जाओगे तो वो तेजी से डिक्रीज करेगा। तुम क्योंकि तुम फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ओमेगा नॉट से थोड़ा सा भी इधर उधर हुए, क्योंकि ओमेगा नॉट आर की स्मॉल वैल्यू के लिए ओमेगा नॉट ही एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसपे ए मैक्सिमम है। अब ओमेगा नॉट से चाहिए तुम पीछे चले जाओ, ओमेगा नॉट से तुम आगे चले जाओ, एम्पलीट्यूड दोनों केस में डिक्रीज करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? इस फॉर्मूले में अपने पुट करके देख सकते हैं, बट पुट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही देखो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर ए मैक्सिमम है और वो फ्रीक्वेंसी आर पे डिपेंडेंट है, और आर की वैल्यू यदि स्मॉल है तो वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट की इक्वल है, आर टेंड टू जीरो। तो ओमेगा नॉट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे तुम आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, आर इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आर इंक्रीजिंग होगा ए मैक्सिमम की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। देखो ये जो पीक है वो नीचे की तरफ आती जाएगी, और पी की वैल्यू भी ओमेगा नॉट से कम होती जाएगी। यहां आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पी की वैल्यू अब ओमेगा नॉट नहीं रहेगी, ओमेगा नॉट से पीछे चली जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ये लेस देन ओमेगा नॉट है, ये जितनी भी वैल्यू है ये लेस देन ओमेगा नॉट है। ठीक है, मतलब है तो अब ये जो शार्पनेस है ये भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ग्राफ फ्लैटर होता जाएगा। तो जो मैक्सिमम शार्पनेस है ग्राफ की वो मिलेगी हमें आर की स्मॉलेस्ट वैल्यू पर, जहां डैम्पिंग सबसे ज्यादा स्मॉल है ना। जो मैक्सिमम शार्पनेस होगी, मैक्सिमम शार्पनेस कहाँ मिलेगी? जहां डैम्पिंग स्मॉल है, और यदि डैम्पिंग लार्ज है तो मिनिमम शार्पनेस, फ्लैटर ग्राफ, फ्लैट शार्पनेस जहां डैम्पिंग लार्ज है। ठीक है, शार्पनेस का मतलब यही है कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से यदि थोड़ा सा भी इधर उधर जाए तो कितनी तेजी से एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, उसको शार्पनेस कह देते हैं। कितना ज्यादा शार्प है ये ग्राफ, है ना? तो जैसे जैसे अब पी इक्वल टू ओमेगा नॉट पर शार्प है, क्योंकि वहां पे आर की वैल्यू जीरो है, डैम्पिंग बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो वहां पे ग्राफ शार्प है ना? वो नेचुरल ऑसिलेटर का केस हो जाएगा कि हमारी जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल ऑसिलेटर से मैच कर रही है ओमेगा नॉट से। अब जब डैम्पिंग उसमें आ रही है तो डैम्पिंग आने के बाद में वो अब शार्प नहीं रहेगा, शार्पनेस उसकी कम हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा डैम्पिंग आती जाएगी उतनी शार्पनेस कम होती जाएगी। तो हाई डैम्पिंग लो शार्पनेस, लो डैम्पिंग हाई शार्पनेस। तो ये पॉइंट्स नोट कर लेना भाई, ठीक है? नोट कर लो। ये एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है तुमसे, है ना? कोई भी एमएसक्यू क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो उसमें से ये क्वेश्चन बना सकता है, शार्पनेस से रिलेटेड, डिपेंडेंस से रिलेटेड। ठीक है, चलो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फोर्स ड्रिवन ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड आ गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फोर्स्ड ड्रिवन ऑसिलेशन इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, एक्स हमारे पास में है एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r² पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डी एक्स बाई डी टी। इसको ए लिख दो, ए, ठीक है, तो ए पी कोस पी टी माइनस थीटा, दैट इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा, देखो वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ए इंटू पी। तो इसको वी पी से लिख लो या वी नोट से लिख लो, वी नोट से लिख लो, ठीक है। वी नोट हमारे पास में एफ नोट पी और ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है। अब इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, मैक्सिमम निकालने के लिए पहले पी को, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो पहले पी वाली टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये एम्पलीट्यूड है, इसमें एफ नोट, मैं पी को नीचे ले जाता हूँ, पी को मैं 1/p कर देता हूँ, पी को मैं नीचे ले जाके इसको 1/p लिख देता हूँ, तो पी अंदर जाके पी स्क्वायर हो गया, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस 4r², ये लिख सकता हूँ मैं, है ना। एम्पलीट्यूड को मैं, पी को मैं नीचे ले गया तो नीचे जाके वो पी स्क्वायर हो गया। अब ये जहाँ मिनिमम होगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस 4r², ये जहाँ मिनिमम होगा वह एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो इसको p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, d बाई डी पी ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस 4r² इक्वल टू 0। इसका तो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ इसका कर लो भाई, तो पी स्क्वायर का हो जाएगा p की पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में u बाई वी का v स्क्वायर और ओमेगा नोट स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2p इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो भाई, इसको क्या आएगा, करो भाई सॉल्व करो, माइनस 2p माइनस 2p कॉमन ले लो, तो 2p स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस 2p प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस -2p² है ना ये तो। ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई हमें। ओमेगा नॉट स्क्वायर -3p² और एक ओमेगा नॉट स्क्वायर -p²। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लो। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो p², p⁴ तो p² 2 ओमेगा नॉट माइनस p² -2p, ठीक है, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर -p² का होल स्क्वायर 2p, ठीक है, और 2p हमने हटा दिया यहाँ से तो 2p², ठीक है, तो -2p², ठीक है। ये दो आ रही है भाई हमारे पास में, अब देखनी पड़ेगी भाई किसके लिए मिनिमा है। एक तो p = ओमेगा नॉट आ रहा है, एक p = ओमेगा नॉट बाय 3। डबल डेरिवेटिव लेके चेक करना पड़ेगा भाई ये, वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, बाकी डबल डेरिवेटिव लेके चेक करना पड़ेगा भाई किसके लिए मिनिमा है। या वैल्यू पुट करके देख लो भाई, पी की वैल्यू ओमेगा नॉट भी पुट कर लो, पी की वैल्यू ये भी पुट कर लो, देख लो किस में मैक्सिमम आ रहा है, तो वो हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा वाला मिनिमम ही होगा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना। तो गिवन तो p = ओमेगा नॉट है भाई, जो गिवन है बुक में वो p = ओमेगा नॉट है, ये गिवन है, ठीक है, जो गिवन है p = ओमेगा नॉट। तो जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, एक टर्म को 0 के इक्वल कर दो। हाँ, एक को कर दो p0 = या तो वो 0 होगा या वो तो दोनों 0 हो सकते हैं ना, वो तो दोनों रूट हो सकते हैं, एक को क्या 0। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसको वेरीफाई करने के लिए आगे करना पड़ेगा अपने को। मतलब किसको 0 लें अपने, ओमेगा नॉट बाय √3 को 0 लें या ओमेगा नॉट को 0 लें, है ना। तो p = ओमेगा नॉट होगा या ओमेगा नॉट बाय 3 होगा, तो वो तो वैल्यू पुट करके पता लगेगा ना, या डबल डेरिवेटिव लेके दोबारा वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम किस में आ रहा है, तो उससे पता लगेगा। पर p = ओमेगा नॉट सही आंसर है, ठीक है, वो तुम वेरीफाई कर लेना भाई, है ना यार, डबल डेरिवेटिव से कर लेना या वैल्यू पुट करके कर लेना एम्पलीट्यूड में, तो दोनों से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। p = ओमेगा नॉट पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास में ओमेगा नॉट पे ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। p = ओमेगा नॉट पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हाँ, f0/2r, है ना। एम्पलीट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, v0 की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, है ना, ओमेगा नॉट = p, तो f0p/2rp, p से p कैंसिल, तो f0/2r, तो f0 को f0/m लिख देंगे 2r, तो f0/2rm, दैट इज वेलोसिटी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो वेलोसिटी के लिए जो रेजोनेंस है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही है, ठीक है। वेलोसिटी के लिए जो रेजोनेंस है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रेजोनेंस था वो डिस्प्लेसमेंट के लिए एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू थी ओमेगा नॉट स्क्वायर -2r² पर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेजोनेंस था वो इस फ्रीक्वेंसी पे था, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी, पर आर की वैल्यू यदि स्मॉल है तो ये ओमेगा नॉट के इक्वल आ रहा था, पर आर की वैल्यू यदि स्मॉल नहीं है तो ये ओमेगा नॉट के इक्वल नहीं है। लेकिन वेलोसिटी का जो रेजोनेंस है वो p = ओमेगा नॉट पर है, वो आर इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
तो ये पॉइंट एक नोट कर लो। तो इसमें डैम्पिंग कितना भी हो, डैम्पिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। हम्म। हाँ ठीक है, मतलब इसमें ये है कि डैम्पिंग कोफिशिएंट कुछ भी हो, वट एवर विल बी द डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट ओमेगा एट p इक्वल टू ओमेगा नॉट, द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। मतलब इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये एक पॉइंट तुम नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो लास्ट स्टेप में भाई यहाँ पुट कर दिया ना। चलो बाकी ये थोड़ा सा पेंडिंग है, ये अपने कल करेंगे भाई थोड़ा सा ना, आज इंपॉर्टेंट काम है मेरे को थोड़ा सा, कल करेंगे, कल अपने क्वेश्चन भी कर लेंगे इनके। ठीक है, थोड़ा सा पेंडिंग है ये, 15-20 मिनट का पेंडिंग है, ये अपने कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो तुम, कल पूरा हो जाएगा, कल अपने क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन में जो टफ क्वेश्चन है वही करवाऊंगा मैं, इजी वाले क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, इजी वाले तुम खुद ही करोगे। ठीक है, सिर्फ टफ टफ जो क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, जो टीफर वाले क्वेश्चन हैं, या जो आईएएससी के क्वेश्चन है, जेएनयू के क्वेश्चन है ना, या जो जैम के अच्छे क्वेश्चन हैं, वो मैं करवाऊंगा, सारे नहीं करवाऊंगा मैं। जो इजी क्वेश्चन है वो तुम्हें ही करने हैं खुद को। ठीक है, ईएमटी का भी एक असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा कंबाइंड असाइनमेंट, जिसमें शायद 135 क्वेश्चन है ना, वो भी तुम ट्राई कर लो अब, जिसने ईएमटी देख ली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने लेक्चर में भी बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, तो प्रैक्टिस तो वहीं होगी होगी, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कंबाइंड असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट 01 अपलोड हो गया है, जिसमें 135 क्वेश्चन है, उसमें जैम के भी है ना। हाँ, उसमें जैम के क्वेश्चन भी है, और उसमें वो तुम्हारे नेट के भी है, गेट के भी है, जस्ट के भी है ना, और तुम्हारे इसके टीफर के भी है, सब एग्जाम के क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उतने क्वेश्चन कर लोगे तो और कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करने की जरूरत नहीं। मैग्नेटोस्टैटिक्स का अलग होगा तुम्हारा असाइनमेंट पूरा, है ना, मैग्नेटोस्टैटिक्स पूरा अलग होगा। उतने क्वेश्चन कर लोगे तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।